बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही मैं आपसे एक इल्तिजा करना चाहता हूँ और मैं आपसे दिली तौर पर बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम के थंबनेल में तो बता दिया था कि चीफ जस्टिस ने आईएमएफ के वफद को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, लेकिन उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट बुनियादी तौर पर किस बात के लिए कहा था ये आपको जरा बताना बहुत जरूरी था, जो इंतहाई एक्सक्लूसिव और सनसनीखेज था। वो भी मैं अभी आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान के हवाले से अमेरिका किस हद तक संजीदा हो गया है और क्या इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान के हवाले से किसी अमेरिकी दबाव के नतीजे में है और आगे चल के क्या हो सकता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि पीटीआई ने एक मर्तबा फिर आईएमएफ को एक बहुत बड़ा डोजियर भेजने का फैसला कर लिया है और डोजियर तैयारी के आखिरी मराहल में है। तो अगर ये डोजियर भेज दिया जाता है तो जो गुज़िश्ता रोज डेवलपमेंट हुई थी उसके साथ अगर इसको मुंसलिक कर दिया जाए और फिर जिस वक्त आईएमएफ का डेलीगेशन चीफ जस्टिस के पास मौजूद था तो उस वक्त जो कुछ अमेरिका में हो रहा था, अगर इन सब चीजों को कनेक्ट करें तो फिर बहुत बड़ी साजिश की बू आती है। इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से। क्या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर होने जा रहा है? क्या स्पीकर और वजीर कानून और इंसाफ आजम नजीर तारड़ के दरमियान कोई राबता भी हुआ है, कोई बातचीत भी हुई है? और फिर अपना स्पीकर कौमी असेंबली मोहतरम अयाज सादिक साहब इस हद तक बरहम हो गए कि उन्होंने तो पार्लियामान के इजलास के दौरान जो कुछ कहना था वो तो कहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर एक तफसीली प्रेस रिलीज भी जारी किया। वो प्रेस रिलीज क्या है उस पर भी बताऊंगा। और उसके हवाले से फिर इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर हैं पीएमएलएन के, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात की है। उसके अलावा हम बात करेंगे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरीज 2005, इस हवाले से कि इसमें जो होने वाली तरामीम है वो किस हद तक खतरनाक हो सकती है उन जजेस के लिए जिन्होंने मुतवातिर कोड ऑफ कंडक्ट की संगीन खिलाफ वर्जियां की हैं। तो ये मामला आपकी खिदमत में रखूंगा, लेकिन अगर वक्त बच गया तो उसमें मैं आपको एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जो करप्शन से मुतालिक है, जिसमें हैरान कुन तौर पर और हैरान करने वाले और चौंका देने वाले हकायक उन्होंने बयान किए हैं। तो वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन आपसे छोटी सी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सिचुएशन हुई और क्रिएट जो अपना जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है और उन्होंने जो है वो एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का केस था और उस केस में नतायज रोकने के हवाले से दरख्वास्त थी, उसकी समाअत कर रहे थे और उस समाअत के दौरान उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अदलिया, पार्लियामान और इंतजामिया समेत तमाम सुतून गिर चुके हैं। अदलिया का सुतून हवा में है मगर हम फिर भी मायूस नहीं हैं और हमें अपने नौजवानों से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबिस्ता हैं। तो इस स्टेटमेंट पर जिस तरह अब मैंने आपसे कहा कि पार्लियामान भी, उसके सुतून भी गिर चुके हैं, तो इस हवाले से इस पर जाहिर है कि स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब जिन्होंने मुतवातिर अमरियतों के घाव बर्दाश्त किए हुए, उनसे बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने इस मामले को टेकअप कर लिया। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अयाज सादिक साहब ने क्या कहा, क्यों कहा, लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बुनियादी तौर पर आधा सच बोला है और कहते हैं कि आधा सच कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पूरे झूठ से कहीं ज्यादा खतरनाक आधा सच होता है। तो आधा सच बोला है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, और वो भी उस वक्त बोला है जब वो सुपरसीड हो चुके हैं, और वो उस वक्त बोला है जब उनकी सीनियरिटी डिस्टर्ब हो चुकी है, और ये उन्होंने उस वक्त बोला है जब उनके हवाले से जो रिप्रेजेंटेशन थी वो भी मुस्तरद हो चुकी है। लेकिन ये जो भी मामला है ये सारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, क्योंकि इस वक्त उनके अंदर में इंतकाम की आग भड़क रही है। तो आधा सच उन्होंने बोला है, उनको पूरा सच बोलना चाहिए था। उनको बता देना चाहिए था कि अदलिया में कौन कौन सा जज किस किस जर्नल की मार्फत आया और किस जज को किस सियासतदान ने अपॉइंट करवाया, और माजी में कौन कौन से चीफ जस्टिस
किसकी ख्वाहिश पर, किसकी सिफारिश पर और किस तरह सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में तैनात होते रहे। इनको ये सारा सच बता देना चाहिए था कि कौन कौन से जजेस ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कौन कौन से खिलवाड़ खेले और कौन कौन सा आइन के साथ खिलवाड़ किया, इनको सारा बता देना चाहिए था। इस वक्त चूंकि मामला बहुत ज्यादा हसास हो चुका है, तो इसलिए इनको इस मामले पर इसको दरगुजर से काम नहीं लेना चाहिए था, बता देना चाहिए था सच ही बोलना है ना, इनकलाब ही ले आना है ना, तो ले आए इनकलाब। इस वक्त वैसे भी इन जजेस को बड़े जोर से खत तो लगे हुए हैं, लेकिन जब बात आती है पूरा सच बोलने की, तो फिर अपने मुफादात को मद्देनजर रखते हुए ये आधा सच बोलते हैं। तो इस हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी के हवाले से एक जो है वो स्टेटमेंट आया है, जो दिया है अपना इरफान सिद्दीकी साहब ने ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हमारी अदलिया 26वें आईनी तरमीम यानी जजों के तबादलों और तकर्रियों से बहुत पहले दुनिया के 142 ममालिक में से 130वें और खित्ते के 6 ममालिक में से 5वें नंबर पर आ चुकी थी। इस एजाज का सेहरा किसी और नहीं, खुद अदलिया के सर है। पार्लियामेंट का सुतून माजी की निस्बत कहीं ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा है और इंतजामिया पूरी जिम्मेदारी से अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। किसी सतून के पांव हवा में है तो उसका सबब उसका सतून का अपना खोखलापन हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत जो ट्वीट है, ये बहुत वसी मफहूम रखता है। तो बहरहाल उसके बाद फिर जिस तरह मैंने आपसे खिदमत में अर्ज किया कि स्पीकर कौमी असेंबली ने इस मामले को फिर उठाया, उस पर रूलिंग देते हुए कहा कि जज का बयान पार्लियामेंट पर हमला है, किसी को पार्लियामेंट के बारे में बयानबाजी करने का हक नहीं है। और फिर उन्होंने इस तरह का एक प्रेस रिलीज भी जारी किया और उस प्रेस रिलीज में भी इसी बात को दोहराया है। तो अब मामला ये है कि इत्तलात ये मिल रही है कि उसके बाद स्पीकर अयाज सादिक साहब और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के बीच में राब्ता भी हुआ है, बातचीत भी हुई है इस मामले पर। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी की जो तरामीम अभी आ रही हैं, जो मेरे ख्याल में जो अभी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा, तो उसमें इस मामले को टेकअप किया जाएगा और इस तरामीम के मामले को, तो मेरे ख्याल में कि जो पहला रेफरेंस जा रहा है वो अभी समझे जाया चाहता है। इसके हवाले से बातचीत हो चुकी है और इसके हवाले से जो स्पीकर कौमी असेंबली और वजीर कानून और इंसाफ आजम नजीर तारड़ सेम पेज पर नजर आते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है कि और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो जिन 4 जजेस ने पहले खत लिखा था उनके खिलाफ, उनमें से कुछ जजेस ऐसे हैं जिनके रेफरेंस ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मौजूद हैं और कुछ ऐसे हैं कि जिनके तैयारी के हतमी मराहल अबूर कर चुके हैं और अनकरीब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ईवान सदर से रवाना किए जाएंगे और उसके बाद फिर एक नया तूफान उठेगा। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि मैं आपको बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट अपना आईएमएफ के हवाले से, क्योंकि आईएमएफ का मामला इंतहाई खतरनाक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मामला आया है वो है जनाब इसका करप्शन का, और करप्शन के हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक सनसनीखेज इंडेक्स जारी किया है 2025-24 का। तो उन्होंने कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से जारी करदा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली हुई है। ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में करप्शन की तनज़्ज़ुली हुई है और तनज़्ज़ुली के बाद वो 135वें नंबर पर आ गया है। क्या सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक डेनमार्क बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद है, जबकि फिनलैंड दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर। इंडेक्स के मुताबिक अमेरिका तनज़्ज़ुली के बाद 28वें नंबर पर आ गए, भारत 96, तुर्किया 107, बांग्लादेश 151 और अफगानिस्तान 165 नंबर पर मौजूद है। तो नाजरीन, ये तो खैर फिर एक लंबी चौड़ी डिटेल्ड स्टोरी है, उस पर मैं जाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा वक्त हमारा गुजर जाएगा। लेकिन बात कहने की ये है कि पाकिस्तान और करप्शन इस वक्त तक तो ऐसा महसूस होता आया है कि जिस तरीके से मलिक रियाज जैसे लोग, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े गैंगस्टर, जो पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर चलाते रहे, और फिर जुडिशरी, और फिर जो है वो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, फिर हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी, इंतहा करप्शन के एक इतने हैं कि नेब अगर प्रॉपर ईमानदारी के साथ
काम करता तो फिर एक अलग बात थी, क्योंकि नेब एक वाहिद इदारा है जो हर दौर में कंप्रोमाइज होता आया है। तो अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं जो मैंने आपसे बात की थी, जिसपे मैंने आपसे माफी तलब की थी कि अपना चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने ये तो कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन उन्होंने किस बात पर कहा था ये बात जरा उन्होंने गोल कर दी थी। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बता दूं, पहले मैं आपको बता दूं कि गैर मुसद्दिका इतलात है कि IMF के इस वफद ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद जनरल आसिम मुनीर से भी बात की है, और जो मामला उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने उठाया वही मामला उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने भी उठाया, और वहां से भी उन्हें यही सेम जवाब मिला है। जिसके बाद अब मैं समझता हूं कि जो चीजें होने जा रही हैं, पाकिस्तान को कोई भी लोन मिलने नहीं जा रहा, या अगर मिला भी तो IMF की शराइत इतनी सख्त होगी कि उनको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान में IMF के वफूद की मुलाकातों के सिलसिले जारी था, ठीक उसी वक्त अमेरिकन कांग्रेसमैन जोई विल्सन की तरफ से एक खत मंजर आम पर आता है, और वो खत भेजा जाता है अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को। और उस खत में उन्होंने वही बातें की थी जो उन्होंने पहले एक खत भेजा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद जनरल आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को, और एक्यूरेट वही खत वही बातें, सिर्फ एड्रेस चेंज था। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका में इस मामले पर कुछ ज्यादा ही तशवीश पाई जाती है, और फिर इस हवाले से एकदम से IMF का पाकिस्तान में मुतहरिक हो जाना और फिर इस तरह की मशकूक मीटिंग्स करना और फिर मशकूक एजेंडे को मंजर आम पर लेकर आना अपने आप में ही बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। यह पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि IMF का कोई वफद सुप्रीम कोर्ट में गया, IMF के किसी वफद ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की और फिर चीफ जस्टिस से उन्होंने एक अनोखी फरमाइश कर दी, जिस पर चीफ जस्टिस को कहना पड़ा एब्सोल्युटली नॉट। तो इससे पहले कि मैं आपको उस तरफ लेकर जाऊं, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त PTI भी पाकिस्तान पर एक बहुत भारी वार करने जा रही है। PTI भी पाकिस्तान की मईशत की शेर रग पर इस बार तेज छुरी चलाने की मंसूबाबंदी कर रही है। इस हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं कि IMF को एक भेजने के लिए एक बहुत तफसीली डोजियर तैयार किया जा रहा है। इस हवाले से PTI के वकील फैसल चौधरी ने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि IMF का अब वफद पाकिस्तान के दौरे पर है और PTI ने डोजियर तैयार किया है जो IMF के वफद को पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब डोजियर IMF के वफद को देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि डोजियर में 2.5 साल के तमाम चीजें शामिल हैं और हमारे कारकुनान की बुलेट इंजरीज, शोधा और टार्चर की तमाम कहानियां भी उस डोजियर में तफसील से मौजूद हैं। तो जहां PTI पाकिस्तान की शहरत पर बहुत बड़ा वार करने जा रही है, वहां IMF के वफद ने जो बातचीत की थी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से, ये इंतहाई अहम जो है वो जराए ने इसकी तस्दीक की है कि उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने जो मामला रखा वो था इमरान खान के केसेस का, और उन्होंने जो हाई कोर्ट्स हैं उनके हवाले से भी कुछ तफसीलात तलब की थी कि हमें बताएं कि इमरान खान का स्टेटस क्या है, उनके केसेस का स्टेटस क्या है, और उनके केसेस की जो क्या वो पॉलिटिकल है या करप्ट प्रैक्टिसेस से मुतालिक है, ये तमाम तफसीलात आप हमें बता दें और इसमें आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो जिस पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि मैंने आईने पाकिस्तान के तहत हलफ लिया हुआ है, मैं अपने हलफ का पाबंद हूं, मैं आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। हाँ, ये अलबत्ता जरूर है कि जो लोअर जुडिशरी है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सेशन कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो वहां पर उनको जो है वो हाई कोर्ट देखता है और हाई कोर्ट चेक करते हैं, उस पर हम असरअंदाज नहीं हो सकते, ना ही हम उनसे किसी किस्म के कोई तफसीलात मांग सकते हैं, और ये आप गलत कर रहे हैं। हमें IMF के साथ
बातचीत करने का, ना तो माजी का कोई एक्सपीरियंस है, ना कभी हमने आईएमएफ को हैंडल किया है, ना कभी आईएमएफ को हमने मैनेज किया है, ना ही हमने कभी आईएमएफ के साथ बैठकर बातचीत की है। तो ठीक उस वक्त, इस वक्त ये बातें चल रही थी, तो उसी वक्त जो वजीर कानून आजम नजीर, सेनेटर आजम नजीर तारड़ हैं, उन्होंने कहा कि आलमी मालियाती इदारे आईएमएफ की सुप्रीम कोर्ट आमद में दबाव वाली कोई बात नहीं है, जबकि दबाव वाली बात थी। उन्होंने ये बात की थी और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि आईएमएफ का कोई वफद सुप्रीम कोर्ट में गया और आईएमएफ के किसी वफद ने पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियन के हवाले से बातचीत की। इससे कई प्रोग्राम पहले मुझे याद पड़ रहा है, कुछ माह पहले मैंने आपको बताया था कि आईएमएफ के एजेंडे में प्रोजेक्ट इमरान शामिल है, और जब इमरान खान बरसर इक़्तिदार आए थे तो जिन कंडीशंस पर उन्होंने इमरान खान के साथ एग्रीमेंट किया था, वो एग्रीमेंट खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। अगर वो मंजर आम पर आ जाए तो बहुत सारे इस सच पर से पर्दा खुद ब खुद हट जाएगा। तो ये फैक्ट है कि आईएमएफ के लोगों ने इमरान खान की बात की, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने फौरन जो है वो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जब सहाफियों से बातचीत की और बात चली खतूत के हवाले से, तो फिर उन्होंने इमरान खान के खत की भी तस्दीक की और कहा कि उन्होंने जो डोजियर भेजा है, जो लेटर भेजा है, उसके साथ एक डोजियर है और उस डोजियर के साथ कुछ शवाहिद मुंसलिक है, एक यूएसबी भी है और वो हमने भिजवा दी है कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी को। और कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये मामला 184(3) का है तो ये उनकी जुरिसडिक्शन बनती है, तो ये खुद इस मामले को टेकअप करेंगे, हम अपने तौर पर नहीं कर सकते, तो हमने उनको ये चीज रेफर कर दी है। तो इस हवाले से जो चीजें सामने आ रही हैं वो बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान, आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज दे रहा है या पाकिस्तान पूरे को गिरवी रखने की मंसूबाबंदी कर रहा है, या आईएमएफ पाकिस्तान के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, या आईएमएफ पाकिस्तान के जितनी भी बड़ी वजारतें हैं, महकमे हैं और जो भी कुछ है उन सब पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी मुकम्मल पॉलिसी हम पर जो है थोप कर और हमें मुकम्मल तौर पर गिरवी रख के और पाकिस्तान में अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करने का ख्वाह है, या ये मामला महज एक जो है वो कर्ज तक ही है, या एक जो हम इनसे लोन लेते हैं ये उसी तक है। तो अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये इतलात अपनी जगह पर तशवीशनाक है कि जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलना और उसके बाद फिर जो चीफ ऑफ आर्मी अपना चीफ जस्टिस से मिलना, सुप्रीम कोर्ट जाना और फिर पीटीआई की तरफ से एक डोजियर भेजा जाना और फिर अमेरिका में जोई विल्सन की तरफ से जो चीजें की गई हैं, जो खत डोनाल्ड ट्रंप को भेजा गया और साथ ही में एक ट्वीट भी उन्होंने किया, फ्री इमरान खान, ये सब कुछ आपकी स्क्रीन पर मुतवातिर चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है ये कोई तसल्ली बख्श नहीं है और हुकूमत को चाहिए कि इस सारे मामले पर कौम को फौरी तौर पर एतमाद मिले। ये बढ़ती हुई तशवीश आगे चल के कोई खतरनाक रुख भी अख्तियार कर सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह।